ये मॉडर्न हिस्ट्री है। इसका पार्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री का अध्याय 25 होगा, स्वतंत्रता और विभाजन, जिसमें आपके पार्ट 18 होगा। पार्ट 18 के अंतर्गत हम अध्याय 25 को देखते हैं। यहाँ पे क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था। देखिए, इस मुद्दे पर इतिहासकारों में एक मत का अभाव है, तथा इसके संबंध में भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न धारणाएं प्रस्तुत की है। इस मुद्दे की व्याख्या देखिए, आप इस मुद्दे की व्याख्या करते समय विशेषकर भारत, पाकिस्तान एवं अंग्रेज इतिहासकारों ने विभाजन को अपने अपने नज़रिए से देखा तथा अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की है। भारतीय इतिहास देखिए, भारतीय इतिहासकार देखिए हम क्या भारतीय इतिहास का विभाजन को महान दुर्घटना मानते हैं। भारतीय इतिहास का विभाजन को महान दुर्घटना भारतीय इतिहास का विभाजन को महान दुर्घटना मानते हैं तथा इसे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताते हैं। उनके मतानुसार भारत का विभाजन अंग्रेजों की फूट डाल और राज्य करो की नीति तथा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता तथा पृथकता की नीति का चरम उत्कर्ष था। अब कि इन दोनों कारकों ने एक दूसरे के समांतर रहते हुए कार्य किया तथा भारत उपमहाद्वीप को विभाजन की ताज़ी झरने हेतु विवश कर दिया। देखिए, वे दोनों ही कारक अपने उदय के उपरांत उत्तरोत्तर प्रभावी होते गए तथा इनका अंतिम वर्ण विभाजन के रूप में सामने आया। इस कारक का प्रभाव उत्पादकता इस बात से भी परिलक्षित होती है कि कांग्रेस जो विभाजन के बिल्कुल विरुद्ध थी, वह भी इन कारकों को निष्प्रभावी ना बना सके था। उसे विभाजन स्वीकार करना पड़ा। कुछ भारतीय इतिहासकार विभाजन के लिए कुछ भारतीय इतिहास का विभाजन के लिए कांग्रेस की नीति तथा उसके नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका तर्क है कि यदि कांग्रेस द्वारा स्पष्ट एवं दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई गई होती तब मुस्लिम जन समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में समाहित कर लिया गया होता तो ना ही इसे सांप्रदायिकता का उद्भव एवं विकास होता और ना ही देश को विभाजन की ताकदीर झेलनी पड़ती। देखिए, पाकिस्तान इतिहास का विभाजन को न्यायोचित एवं अनिवार्य मानते हैं। उनके मत से विभाजन ही मुसलमानों के हितों के संरक्षण एवं पोषण का एकमात्र उपाय था। यदि विभाजन नहीं होता तो मुसलमानों की अस्मिता तथा उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में घुट कर रह जाती। अंग्रेज इतिहास का पदाधिकारी विभाजन के प्रश्न पर भिन्न राय प्रस्तुत करते हैं। कुछ इसे उचित तथा कुछ इसे अनुचित मानते हैं। परंतु भले ही इस प्रश्न पर इतिहासकारों की धारणा कुछ भी हो, इतना तय है कि विभाजन का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व मोहम्मद अली जिन्ना पर था। उन्होंने इस प्रश्न को सुलझाने के बजाय दिनों दिन जटिल बनाया। वे मुसलमानों को इस बात का एहसास कराने में सफल रहे कि वे एक पृथक समुदाय तथा हिंदू बहुसंख्यक भारत में उनके हित कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। फलतः मुस्लिम समाज को उन्नति एवं सुदृढ़ता के उनका अलग राष्ट्र में रहना जरूरी है। उन्होंने विभाजन की डोर को इस प्रकार थामा कि वह डोर से रस्सी बन गई तथा अंततः उसने मुस्लिम भावनाओं की इस रस्सी के अंदर जकड़ कर रख दिया। वे दिनों दिन शक्तिशाली होते रहे तथा धीरे धीरे सफलतापूर्वक अपने मूल उद्देश्य को बढ़ते रहे। उन्होंने अंत एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि समाधान की सभी संभावनाएं खत्म हो गई तथा देश का विभाजन अपरिहार्य हो गया। यहाँ देखिए, आप यद्यपि विभाजन के जिन्ना उनके कार्यक्रम सर्वाधिक उत्तरदायी थे, किंतु यदि घटनाओं का संतुलित विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भूल दोनों पक्षों से हुई। इस कार्य में हिंदू महासभा जैसे हिंदूवादी संगठन ने भी कुछ कम गलत कदम नहीं उठाए था। उन्होंने भी माहौल को बिगाड़ने में भरपूर योगदान दिया। समय समय पर उन्होंने भेदभावपूर्ण बयान देता स्थिति को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि वे ही कुछ
कुछ संतुलित रुख अपना लेते तो शायद बात बन जाती, परंतु सभी कारकों एवं परिस्थितियों ने मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि देश को अंतर दो भागों में विभाजित होना पड़ा। तो उसे ही इस प्रक्रिया की अपूर्ण क्षति झेलनी पड़ी। कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया? देखिए, कांग्रेस ने इसे टाले ना जा सकने और दुखद विभाजन को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह मुसलमानों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित करने में असफल रही। देखिए, यहाँ पर विभाजन से कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवाद विरोधी आंदोलन के दो पक्ष उजागर हुए। इस दिशा में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयासों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विभिन्न समूह, वर्गों, समुदाय एवं क्षेत्रों का एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण तथा दूसरा, भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। तीसरा, यद्यपि कांग्रेस अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करने पर सफल रही, वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीयों में चेतना जागृत करने तथा जन दबाव बनाने में भी सफल है, किंतु वह सांप्रदायिक रूप से राष्ट्र का एकीकरण नहीं कर सकी। विशेषतः मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में तो वह पूर्णतः विफल रही। देखिए, यहाँ पर क्या कि सत्ता का त्वरित हस्तांतरण ही सांप्रदायिक हिंसा एवं लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई को रोक सकता है। देखिए, सत्ता का त्वरित हस्तांतरण ही सांप्रदायिक हिंसा एवं लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई को रोक सकता है। अंतरिम सरकार के कई मुद्दों पर असफल होने से पाकिस्तान के निर्माण की धारणा को हवा मिलता उनका देखिए, यहाँ पर क्या अंतरिम सरकार के कई मुद्दों पर असफल होने से पाकिस्तान के निर्माण की धारणा को हवा मिलता था, उसका निर्माण अवश्य हमें दिखाई देने लगा। विभाजन की देखिए, यहाँ पर क्या विभाजन की योजना में देशी रियासतों को स्वतंत्रता देने या अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया था। यह राष्ट्रीय एकता के लिए यहाँ देखिए, यह राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इनके स्वतंत्र होने की दिशा में ये देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते थे। यह एक प्रकार से राष्ट्र का बाल्कनीकरण था। विभाजन को अब फिर आगे विभाजन को स्वीकार करना है मुस्लिम लीग की वर्षों से चली आ रही इस अलियरवादी मांग का समाधान था। पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, इसके लिए मुस्लिम लीग शुरू से प्रयासरत थे। लीग की मांग चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी देखिए, यहाँ पर क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी देखिए। क्रिप्स मिशन 1942 के दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 ईस्वी के दौरान गांधी जी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्धारण के अधिकार को स्वीकार कर लिया। देखिए, यहाँ पर क्या कैबिनेट मिशन योजना देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 की बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 से के पश्चात कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल प्रांतों की पृथक संविधान सभा गठित किए जाने की संभावना को स्वीकार कर लिया। बाद में कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के अनिवार्य समूहीकरण के प्रावधान को स्वीकार कर लिया दिसंबर 1946 में। देखिए, अब देखिए पाकिस्तान के संबंध में आपको आधिकारिक तौर पर घोषणा मार्च 1927 में की गई। कांग्रेस के कार्यकारिणी के प्रस्ताव में यह जोर देकर कहा गया कि यदि देश का विभाजन किया गया होता तो पंजाब एवं बंगाल का भी विभाजन होना चाहिए। 3 जून के तहत कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया। 3 जून के तहत कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया। संविधान सभा को स्वायत्तता दिए जाने की दृढ़तापूर्वक मांग करने के साथ ही कांग्रेस ने अनिवार्य समूहीकरण एवं विभाजन की मांग को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को तभी रोका जा सकता था। देखिए, विभाजन के संबंध में कांग्रेस की सोच संतुलित नहीं रही। उसके नेताओं द्वारा दिए जा रहे वक्तव्यों में यह बात परिलक्षित हो रही थी कि उनमें विभाजन के संबंध में उपयुक्त एवं दूरदर्शितापूर्ण समझ का अभाव है। कांग्रेस विभाजन का बिल्कुल सटीक आकलन करने में भी सफल रही। यह बात समय समय पर कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों से प्रकट होती है। जैसे नेहरू ने कहा, एक बार अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो जाएगी, संयुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। विभाजन अस्थायी है, विभाजन शांतिपूर्ण होगा। एक बार जब पाकिस्तान निर्माण हो जाएगा तो
हो जाएगा तो लीग के पास लड़ने के क्या बचेगा। 1920-1930 के बाद सांप्रदायिकता का जो स्वरूप था वो 1940 के दशक से भिन्न था। इस दशक में यह पूर्ण रूप से एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना के लिए सिमट कर गया था। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व सांप्रदायिकता के इस रूप में देखिए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व सांप्रदायिकता के इस रूप एवं उसकी शक्ति का आकलन करने में विफल रहा। देखिए आप गांधी जी की असमर्थता की बात करते हैं। इस समय गांधी जी स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे थे, क्योंकि पूरे देश के लोग सांप्रदायिकता के रंग में रंग चुके थे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से विभाजन स्वीकार किया, क्योंकि लोग यही चाहते थे। अतः उनके सम्मुख कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भला सांप्रदायिक मानसिकता पर आधारित एक आंदोलन सांप्रदायिकता के विरुद्ध कैसे लड़ सकता था। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से आग्रह किया कि वे दिल से विभाजन को स्वीकार ना करें। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियाँ देखिए। देखिए यहाँ पर वर्ष 1947 में अंग्रेजों ने सत्ता की शक्तियाँ भारतीयों को हस्तांतरित कर देता, भारत छोड़कर चले गए। इसके पीछे अनेक शक्तियाँ कारकों का समित प्रभाव था। इनका विवेचन निम्न अनुसार है। लेकिन ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत देखिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज इतिहासकार राजनीतिज्ञों ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय स्वैच्छिक था। उसने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का निर्णय अपनी ओर से ही लिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली तथा लेबर पार्टी के प्रमुख लॉस्की के बयानों के आधार पर इन इतिहासकारों एवं राजनीतिकों ने तर्क दिया कि ब्रिटेन ने मानवता के आधार पर भारत को स्वतंत्रता सौंपी थी। उनके अनुसार भारत भेजे जाने वाले विभिन्न शिष्टमंडल तथा समय समय पर बनाए गए विभिन्न अधिनियम इसी कड़ी का अंग था। ब्रिटेन ऐसा करके उन ऐतिहासिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता था जिनमें शासक ने शोषित को सत्ता का हस्तांतरण शक्ति के आधार पर न करके अपने अंतर्मन की भावना के आधार पर किया था। देखिए यहाँ पर साम्राज्यवाद का पतन की बात यहाँ करते हैं। प्रथम युद्ध के उपरांत यद्यपि ब्रिटेन के साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विस्तार अवश्य हुआ, लेकिन साथ ही उसके विरोध में विभिन्न शक्तियाँ अपना सिर उठाने लगी थी। देखिए यहाँ पर क्या खुद ब्रिटेन में साम्राज्यवाद का विरोध होने लगा था। तत्पश्चात विश्व के अन्य भागों में होने वाली कुछ घटनाओं ने भी साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को प्रसारित किया। इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय, भारत में असहयोग आंदोलन एवं चीन में कुमिंतांग आंदोलन की सफलता था। 1917 में रूस की क्रांति ने साम्राज्यवाद पर करारा प्रहार किया। इन सब के परिणामस्वरूप संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध देखिए यहाँ पर इन सब के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध आग सुलगने लगी तथा वह पतन की ओर अग्रसर हो गया। देखिए इन सब के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व साम्राज्यवाद के विरुद्ध आग सुलगने लगी था, वह पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब दो महान शक्तियों का उदय देखिए यहाँ पर दो महान शक्तियों का उदय। देखिए यहाँ पर क्या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फांसीवाद और नाजीवाद का पतन हो गया था। विश्व में दो नई शक्तियों अमेरिका तथा रूस का उदय हुआ। यद्यपि इस युद्ध में ब्रिटेन विजित राष्ट्रों समेत था, किंतु दो प्रांत वह दूसरे दर्जे की शक्ति रह गया तथा विश्व में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। युद्ध के पश्चात विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी। अब रूस और अमेरिका जो विश्व की प्रमुख ताकत थी, उन दोनों ही देशों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का तेजी से प्रसार हो रहा था। इन परिस्थितियों में साम्राज्यवाद की समाप्ति के दिन गिने चुने नजर आने लगे। देखिए दिन गिने चुने नजर आने लगे। इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय। तो देखिए इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय देखिए मई 1945 में ब्रिटेन में हुए चुनाव में श्रमिक दल विजयी रहा था। एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। एटली ने सत्ता ग्रहण करते ही यह घोषणा की कि इंग्लैंड यथाशीघ्र भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देगा था। अंग्रेज भारत से वापस चले जाएंगे। यद्यपि इटली के इन वक्तव्यों का ब्रिटेन के रूढ़िवादी नेताओं ने कड़ा विरोध किया, किंतु एटली ने इन आलोचनाओं को नकारते हुए अपने वादे पूरे किया तथा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी।
देखिए भारत देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत देखिए यहाँ पर क्या भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता देखिए। गांधी जी के कुशल नेतृत्व एवं उनकी प्रशंसनीय संगठन क्षमता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। गांधी जी के प्रयासों से कांग्रेस की एक विशेष पहचान कायम हुई। कांग्रेस की लोकप्रियता एवं समर्थन उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। गांधी जी के नेतृत्व में समाजवाद के विरुद्ध चलाए गए विभिन्न आंदोलनों से भारतीय राष्ट्रवाद सशक्त होता गया था। अंग्रेज सरकार उसे रोकने में विफल रही। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए विस्फोटक परिस्थितियाँ था कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। विस्फोटक परिस्थितियाँ था कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। विस्फोटक परिस्थितियाँ था कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंसा के प्रवेश कर जाने के पश्चात भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ विस्फोटक हो गई। पहले क्रांतिकारी आतंकवाद तदुपरांत जनसामान्य की हिंसात्मक प्रवृत्ति का राष्ट्रवाद में समावेश हो जाने से परिस्थितियाँ नाजुक बन गई। कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो गई। समय 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 पर होने वाली हिंसा तथा सांप्रदायिक दंगे इस बात का प्रमाण थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा के तत्व का समावेश हो चुका था। अंग्रेज अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि विभिन्न आंदोलनों की हिंसात्मक मनोवृत्ति कारण शांति का स्थापना एक ध्रुव कार्य हो गया था। अंत अंग्रेजों ने निश्चय किया कि हाथ से निकलती इन परिस्थितियों के मद्देनजर भारत को स्वतंत्र कर देना उचित होगा। अब आगे हम देखते हैं कि भारतीय नौसेना के विद्रोह यहाँ देखते हैं। देखिए हम भारतीय नौसेना का विद्रोह देखिए। यहाँ पर भारत में अंग्रेजी शासन का आधार सेना थी। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की शक्ति से ही भारत को जीता था। विजयोपरांत भारत में शासन को बनाए रखने का आधार भी सेना ही थी। किंतु धीरे धीरे भारतीय सेना उपनिवेशी शासन के विरुद्ध प्रतिशोध की ज्वाला सुलगने लगी। यद्यपि 1857 के विद्रोह से ही भारतीय सैनिकों की अंग्रेजों के प्रति घृणा जाहिर होने लगी थी, किंतु अंग्रेजों ने इसके मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया तथा आगे भी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता तथा भेदभाव की नीति जारी रखी। फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना के विद्रोह ने तो अंग्रेज शासकों की नींद हराम कर दी। यद्यपि इसका मूल कारण अंग्रेजों की दम्भपूर्ण श्रेष्ठता की नीति एवं प्रजातीय भेदभाव था। प्रजातीय भेदभाव था। किंतु अंग्रेजों ने इन कारणों को उपेक्षित कर दमन का सहारा लिया। नौसेना विद्रोह से थल सेना तथा वायुसेना भी अछूती नहीं रही तथा उसने साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध असंतोष जाहिर किया। इन परिस्थितियों में जबकि अंग्रेजी शासन का आधार स्तंभ सेना ही उसके विरुद्ध हो गया, तो अंग्रेजों के सम्मुख भारत छोड़ने का अतिरिक्त कोई विकल्प न बचा। अब देखिए वामपंथ का उभरना, यहाँ पर देखिए जो खास बात कहा कि वामपंथ का उभरना। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से देखिए भारतीय नौसेना का विद्रोह देखिए कि भारत में अंग्रेजी शासन आधार सेना थी। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की शक्ति से ही भारत को जीता था। विजयोपरांत भारत में शासन को बनाए रखने का आधार भी सेना ही थी, किंतु धीरे धीरे भारतीय सेना उपनिवेशी शासन के विरुद्ध प्रतिशोध की ज्वाला सुलगने लगी। यद्यपि 1857 के विद्रोह से भारतीय सैनिकों की अंग्रेजों के प्रति घृणा जाहिर होने लगी थी, किंतु अंग्रेजों ने इसके मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया तथा आगे भी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठ तथा भेदभाव की नीति जारी रखी। फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना के विद्रोह ने तो अंग्रेज शासकों की नींद हराम कर दी। यद्यपि इसका मूल कारण अंग्रेजों की दमपूर्ण श्रेष्ठता की नीति एवं प्रजातीय भेदभाव था। किंतु अंग्रेजों ने इन कारकों को उपेक्षित कर दमन का सहारा लिया। नौसेना विद्रोह देखिए आप क्या नौसेना विद्रोह से थल सेना एवं वायुसेना भी अछूती नहीं था। उसने साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध असंतोष जाहिर किया। इन परिस्थितियों में जबकि
इन परिस्थितियों में जबकि अंग्रेजी शासन का आधार स्तंभ सेना ही उसके विरुद्ध हो गया, तो अंग्रेजों के समूह भारत छोड़ने का अतिरिक्त कोई विकल्प न बचा। वामपंथ को उभरना देखिए, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ ही सामाजिक अतिवादी आंदोलन भी धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। इस वामपंथी संस्था के उत्थान ने अंग्रेजों के साथ समस्त कांग्रेस को भी भयभीत कर दिया, तथा इन्हें लगने लगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस का स्थान अब वामपंथ ले लेगा। संभवतः यही कारण थी कि कांग्रेस और अंग्रेज दोनों 1927 में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्रता से क्रियान्वित करने हेतु सहमत हो गए। देखिए, द्विविकल्प सिद्धांत की बात यहाँ देखिए, भारतीय परिस्थितियों को अनियंत्रित होता देख अंग्रेज अधिकारी अब यह महसूस भारतीय परिस्थितियों को अनियंत्रित होता देख अंग्रेज अधिकारी अब यह महसूस करने लगे कि या तो नौकरशाही में और अधिक अंग्रेजों को भर्ती कर उसका पूर्ण यूरोपीयकरण कर दे, तब भारत को उपनिवेश बनाए रखे या भारत को स्वतंत्र कर दे। देखिए, प्रथम विकल्प अत्यंत मुश्किल कार्य था, अतः अंग्रेजों ने दूसरे विकल्प को उचित मानकर भारत छोड़ देने का निर्णय किया। देखिए, राष्ट्रमंडल विकल्प देखिए यहाँ पर क्या, कुछ अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार स्वतंत्रता के उपरांत भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल करने की सुनिश्चितता से अंग्रेजों ने महसूस किया कि उनके भारत छोड़ देने के उपरांत भी भारत में ब्रिटिश राज का शासन अप्रत्यक्ष रूप से कायम रहेगा तथा भारत उसका अधीन बना रहेगा। इसके साथ ही सरकार उन रूढ़िवादी आलोचकों का मुंह बंद करने में भी सफल हो सके जो भारत को स्वतंत्रता दिए जाने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसने तर्क दिया क्योंकि उसने तर्क दिया कि भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी ब्रिटिश झंडे के तले ही रहेगा, तो उसके हितों का पक्ष पोषण करता रहेगा। इस प्रकार इन्हीं सब कारकों एवं शक्तियों ने ऐसा वातावरण निर्मित किया जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। प्रमुख विचार की बात यहाँ देखिए, अंग्रेज ना ही हिंदुओं के दुश्मन ना ही मुसलमानों के दोस्त। अंग्रेज ना ही हिंदुओं के दुश्मन ना ही मुसलमानों के दोस्त। उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण इसलिए नहीं किया कि वे मुसलमानों से दोस्ती प्रदर्शित करना चाहते थे, वस्तुतः यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की बाध्यता का परिणाम था। ये वली खान ने कहा था। देखिए यहाँ पर क्या कि भारत को बांटो एवं राज करो की नीति से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उसे चरणों में सत्ता हस्तांतरित करने से। यह कार्य राजनीतिक और सामाजिक रूप से देश को हताश करने वाला था। आर.जे. मूर ने कहा था, हमने यह महसूस किया कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनिष्ट हो जाएगा। कार्यालय में मेरे एक वर्ष के अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा था। ऐसा करने पर हमारे पास एक नई पाकिस्तान होते, हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। तो ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। हमने महसूस किया कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया होता तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। कार्यालय में मेरे एक वर्ष के अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा था। ऐसा करने पर हमारे पास एक नहीं कई पाकिस्तान होते, हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अब यहाँ पर क्या कि कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी विभाजन को स्वीकार किया। देखिए, कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने विभाजन को स्वीकार किया, यद्यपि वास्तविक स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। देश का विभाजन केवल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग के रजिस्टर में भी स्वीकार किया गया था। भारत के लोगों ने कभी भी इसे स्वतंत्र एवं खुले मन से स्वीकार नहीं किया। यदि कुछ ने इसे स्वीकार किया भी तो बुझे हुए मन एवं गुस्से के साथ अन्य एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में। ये बात मौलाना आज़ाद ने कहा था। देखिए अब मैंने अपने सचिव था उसके टाइपराइटर की सहायता से मुसलमानों के पाकिस्तान प्राप्त किया। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। यहाँ देखिए 1940 के उपरांत मुसलमानों को स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य ना तो एक राष्ट्रीय हिंदू भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक था और ना ही एक बहुराष्ट्रीय भारत में संधि की साझेदारी। उन्हें तो एक भिन्न प्रदेश में एक भिन्न राष्ट्रीयता की आकांक्षा थी। बात हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान कहा गया
फिर देखिए यहाँ पर विचार में देखिए एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता समाप्त नहीं होती, एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता समाप्त नहीं होती। प्रत्येक एक दूसरे को बढ़ावा देती और दोनों ही पनपती। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में भिन्न धर्मों का एक साथ होना हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी बात है। ये बात सर जॉन स्ट्रेची जो कि अंग्रेज अधिकारी उसने कहा था। देखिए गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स के समान है। माउंटबेटन सांप्रदायिकता का अकेले ही मुकाबला करने का गांधी की प्रशंसा में कहा था। गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स है, गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स के समान है। ये बात माउंटबेटन का, गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स के समान है। ये बात माउंटबेटन ने कहा था। सांप्रदायिकता का अकेले ही मुकाबला करने का गांधी की प्रशंसा में बात कही थी। देखिए यहाँ पर सारांश की बात है। देखिए एटली की घोषणा की बात यहाँ पर करते हैं। एटली की घोषणा देखिए 20 फरवरी 1927 की बात यहाँ पर करते हैं। 30 देखिए यहाँ पर 30 जून 1948, देखिए 30 जून 1948 के अवधि तक सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण या तो एक सामान्य केंद्र कॉमन सेंटर या तो कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों किया जा सकता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1927 होता है। माउंटबेटन योजना देखिए पंजाब एवं बंगाल विधानसभा विभाजन का निर्णय स्वयं करेगी। पंजाब एवं बंगाल विधानसभाएं विभाजन का निर्णय स्वयं करेगी। सिंध भी अपना निर्णय स्वयं करेगा। उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। यदि विभाजन हुआ 2 डोमेन बनाए जाएंगे, दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं होगी। 15 अगस्त 1927 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, देखिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जनवरी 1947 को पारित किया। 15 अगस्त 1927 से इसे क्रियान्वित किया गया। अब कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियाँ देखिए ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत देखिए, साम्राज्यवाद का पतन देखिए, 2 महान शक्ति उदय देखिए, इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय देखिए। भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता देखिए। विस्फोटक परिस्थितियाँ तथा कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। भारतीय नौसेना का विद्रोह देखिए। वामपंथ का उभरना देखिए। द्विविकल्प सिद्धांत देखिए। राष्ट्रमंडल का विकल्प देखिए। फिर आपका देखिए इकाई 9 में आपका ब्रिटिश शासन अधिनियम भारत एवं अन्य पहलू देखिए, आप जो अध्याय 26 से लेकर 32 तक होगी। देखिए अध्याय आपको ब्रिटिश इकाई 9 के अंतर्गत यहाँ ब्रिटिश शासन अधिनियम भारत जो आपको शासन एवं अन्य पहलू के अंतर्गत हम देखेंगे। अध्याय 26 से लेकर 32 तक हो गए। देखिए संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास को देखिए यहाँ पर। तो अध्याय 26 संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास देखिए। वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना और 1765 में इसके व्यापारिक कंपनी से शासकीय निकाय में रूपांतरित होने से भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था पर प्रभाव डाला। लेकिन कंपनी शासन अधीन 1777 और 1858 के बीच और फिर 1927 तक ब्रिटिश कानून के अंतर्गत शासन व्यापक एवं पर्याप्त संवैधानिक तथा प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इन परिवर्तनों की प्रकृति और उद्देश्य ब्रिटिश समाजवादी विचारधारा को पोषित करना था। लेकिन अनजाने में उन्होंने भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक राज के तत्वों का समावेश भी किया। देखिए यहाँ पर क्या की खास बात देखिए यहाँ पर क्या कि 1773 और 1858 के बीच संवैधानिक विकास की बात यहाँ किया गया है। 1773 और 1858 के बीच संवैधानिक विकास की बात आपके यहाँ पे है। बक्सर की देखिए यहाँ क्या बक्सर की 1764 के पश्चात 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर ली। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। अवध का नवाब शुजा उद्दौला भी कंपनी का पेंशनर बन चुका था। कंपनी दो उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां एवं बिहार के लिए राजा सिताब राय। देखिए यहाँ पर राजा सिताब राय की बात देखिए। 1767 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप की पहली घटना 1767 में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के 40 लाख पाउंड की विशाल वार्षिक आय में से 10% हिस्से की मांग की। देखिए 1765 से 1772 की बात यहाँ देखिए। प्रशासन दोहरी प्रणाली अस्तित्व में रही। इसके अनुसार कंपनी 1765 की बात करते हैं। प्रशासन की दोहरी प्रणाली अस्तित्व में रही। इसके अनुसार कंपनी दीवानी थी नवाब नाजिम। अब कंपनी भूमि का सीमा शुल्क इत्यादि वसूलने की जिम्मेदारी थी। इस व्यवस्था में कंपनी के पास वास्तविक अधिकार थे, परंतु उसका कोई दायित्व नहीं था। जबकि इसके भारतीय प्रतिनिधि उप दीवान को
देखिए यहाँ पर क्या कि 1765 देखिए 1765 से 1772 के बाद देखिए यहाँ पर प्रशासन की दोहरी प्रणाली अस्तित्व में रही। इसके अनुसार कंपनी दीवानी थी तथा नवाब नवाब नाजिम। अब कंपनी को भूमि का सीमा शुल्क इत्यादि वसूलने की जिम्मेदारी थी। इस व्यवस्था में कंपनी के पास वास्तविक अधिकार थे, परंतु उसका कोई दायित्व नहीं था। जबकि इसके भारतीय प्रतिनिधि उप दीवान को सभी अधिकार थे, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए अब लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए यह व्यवस्था 7 वर्षों तक जारी रही। देखिए यह व्यवस्था 7 वर्षों तक जारी रही। इस अवधि की निम्न विशेषताएं रही। देखिए यह व्यवस्था 7 वर्षों तक जारी रही। इस अवधि की निम्न विशेषताएं रही। कंपनी कर्मचारियों के मन भ्रष्टाचार चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। उन्होंने निजी व्यापार द्वारा अकुत धन कमाया। अत्यधिक भू राजस्व की वसूलता किसानों को उत्पन्न देखिए अत्यधिक भू राजस्व वसूलता किसानों को उत्पन्न देखिए यहाँ पर। कंपनी दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गई। जब उसके कर्मचारी आपको मालामाल हो गए। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में कुछ कानून बनाने का निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप निम्न अधिनियम अस्तित्व में आए। अब यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट की बात 1773 की बात यहाँ की गई है। कंपनी के डायरेक्टर को कहा गया कि वे अब से राजस्व संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार कार्यों से सरकार को अवगत कराएं। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया। अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया। संचालक मंडल देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात देखिए। संचालक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। प्रति वर्ष उनमें से एक चौथाई सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई। फिर आपको यहाँ देखिए बंगाल में एक यहाँ पर आपको क्या कि बंगाल में देखिए बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा चार पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद आपको नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंध थे। इस मंडल काउंसिल निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इस अधिनियम के द्वारा मंडल वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर मंडल में इस अधिनियम द्वारा आपको मंडल में हाँ देखिए इस अधिनियम द्वारा आपको मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा मॉन्सल बर्वेर एवं फिलिप फ्रांसिस को पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। भावी नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जानी थी। बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के देखिए सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी का सैनिक शासन अधिकार दिया गया। कुछ विशेष मामलों से बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। देखिए कुछ विशेष मामलों में उसे बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। देखिए इस अधिनियम द्वारा बंगाल में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के सभी कार्यकर्ता इसके न्याय क्षेत्र जुरिडिक्शन में कर दिए गए। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। अब देखिए आप इस न्यायालय को प्राथमिक अपील के अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा हेम्पी को सुप्रीम कोर्ट का सर एलिजा हेम्पी को सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज एवं भारतीय सभी न्याय गुहार कर सकते थे। यहाँ इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय की व्यवस्था थी। न्यायालय को यह भी
देखिए यहाँ पर क्या न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले कार्रवाई तथा शिकायत की सुनवाई कर सकता था। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल था उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई था। उससे उन्हें नजराना, घूस, भेंट आदि लेने की मनाही कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन इसके सिद्धांत पर आधारित थे। अब के संशोधन 1781 बात यहाँ देखिए। कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया। राष्ट्र व्यक्तित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट ना डाली जाए। कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाए। फिर आपको आगे देखिए पिट्स इंडिया 1784 बात यहाँ पर की गई है। देखिए रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट से संबंधित विधेयक को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया था। 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। इस एक्ट के प्रमुख उप निम्नानुसार थे। प्राय 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्यों में से एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा विदेश सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन तीनों में से एक स्थान मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ को दे दिया गया। देखिए यहाँ पर कमांडर इन चीफ को दे दिया गया। देखिए बम्बई दिया क्या कि बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप में गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप में गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या कि भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। देखिए मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। देसी राजाओं से युद्ध संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति देना अनिवार्य था। बल्कि भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई, जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। के संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र एवं आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था। नियंत्रण बोर्ड पत्रों में तब्दील कर सकता था। अधिनियम 1786 के गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया। देखिए चार्टर एक्ट 1797 की बात यहाँ देखिए। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट 1803 की बात यहाँ पर की गई है। देखिए चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं। 1813 में कंपनी के चार्टर की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की जाने लगी। कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से भी उसके व्यापारिकता
देखिए यहाँ पर कंपनी के भारतीय समाज अत्यधिक वृद्धि हो जाने से उसके व्यापारिक तथा राजनीतिक दोनों मोर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसके साथ ही अहस्ते लेसेज फेयर के सिद्धांत नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था कॉन्टिनेंटल सिस्टम से अंग्रेजों की यूरोपीय व्यापार अंग्रेजों की देखिए महाद्वीपीय व्यवस्था कॉन्टिनेंटल सिस्टम से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो गए थे। फर्दर सभी चाहते थे कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इन परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ जिसमें निम्न व्यवस्थाएं की गई। देखिए कंपनी का भारतीय व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। कंपनी को और अगले 20 वर्षों के भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु स्पष्ट कर दिया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजी राज की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया था। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। नियंत्रण बोर्ड की बात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित किया गया था, उसका विस्तार भी कर दिया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के आने की सुविधा प्राप्त हो गई। ब्रिटिश व्यापार इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 हम देखिए चाय के व्यापार था चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब आगे हम देखें क्या कि भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के और बढ़ा दिया गया, किंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। भारत में सरकार को वित्तीय विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। गवर्नर जनरल कंपनी के नागरिक तथा फौजी कार्यों के नियंत्रण व्यवस्था तथा निर्देशन का अधिकार दिया गया। बंगाल के साथ मद्रास बम्बई बंगाल के साथ मद्रास बम्बई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से लगाए जाने थे और उसे इसके व्यय का अधिकार दिया गया था। सब परिषद गवर्नर जनरल को भारत के कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मद्रास और बम्बई के कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। मैकाले पहला विधि विशेषज्ञ था। भारतीय कानून को संचालित संहिताबद्ध सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इसी एक्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय केवल धर्म वंश रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह प्रावधान वास्तव में कागजों में ही सिमट कर रह गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 1847 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अब के चार्टर एक्ट 1853 देखिए यहाँ पर क्या कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उनमें से 6 सम्राट द्वारा
उनमें से 6 समारोह द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। विधि सदस्य को देखिए विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। फिर देखिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, परंतु कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को वीटो करने का अधिकार था। बंगाल के पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। भारत के देखिए यहाँ पर क्या भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए 1858 का अधिनियम यहाँ पे देखिए। तो यहाँ क्या कि 1857 के विद्रोह ने कंपनी के 1857 के विद्रोह ने कंपनी की जटिल परिस्थितियों में प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया था। इसके पश्चात कंपनी ने प्रशासन दायित्व वापस लेने ताज क्राउन द्वारा भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालने की मांग और तेज हो गई। इसलिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की और भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को चलाना था, जिसकी सहायता के 15 सदस्यीय भारत परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। अब भारत के शासन संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई आपको 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। फिर डायरेक्टरों की सभा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रण बोर्ड या अधिकार सभा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिए गए। उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट था, शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया। अखिल भारतीय सेवा अर्थव्यवस्था संबंध मसलों पर भारत सचिव यहाँ पर क्या अखिल भारतीय सेवा अर्थव्यवस्था संबंध मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बात था। अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था संबंध मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बात था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव के आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल भारत में ताज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा, तब उसे वायसराय की उपाधि दी गई। संरक्षणता सब परिषद राज सचिव था, भारतीय अधिकार में बट गया। अनुबद्ध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विस नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय कॉर्पोरेट बॉडी घोषित किया गया, जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था। फिर 1861 से आगे के संवैधानिक विकास हेतु स्वतंत्रता संघर्ष से संबंध अध्याय को देखें। फिर आपको यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर जो कहा गया उसके बाद आपको आगे यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या कि भारत में सिविल सेवा का विकास देखिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा व्यवस्था स्थापित की गई। देखिए यहाँ पर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने वाणिज्य के मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा व्यवस्था स्थापित किए गए, जो भारत में प्राप्त किए गए। देखिए यहाँ पर क्या जो भारत में प्राप्त किए गए क्षेत्रों के प्रशासनिक मामलों को देखने वाले सुव्यवस्थित तंत्र में तब्दील हो गए। वास्तव में शुरुआती दौर में सिविल सेवा शब्द का प्रयोग कंपनी के वाणिज्यिक मामलों के देखने वाले कर्मचारियों और संयुक्त नौसेना सेवाओं में कार्यरत कर्मियों के बीच अंतर करने के लिए किया गया।
धीरे धीरे लोक सेवकों को अन्य जिम्मेदारी तथा प्राधिकार प्रदान किए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में इन सेवाओं को प्रारंभ किया था, उन्हें संगठित किया। उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए। पहला देखिए वेतन में वृद्धि, देखिए दूसरा देखिए आपको वेतन में वृद्धि। दूसरा देखिए आपको निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध। देखिए अधिकारियों द्वारा रिश्वत एवं उपहार इत्यादि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध की बात। देखिए वरिष्ठता सीनियोरिटी के आधार पर तरक्की, प्रमोशन दिए जाने को प्रोत्साहन। देखिए वर्ष 1800 में वेलेजरी गवर्नर जनरल 1798 से 1805 ने प्रशासन के नए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वर्ष 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वेलेजरी की इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी था। इसके स्थान पर इंग्लैंड के हैली बड़ी नवनियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ भारत नियुक्ति से पूर्व इन नवनियुक्त प्रशासनिक सेवकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। फिर देखिए यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1853 में सिविल सेवा संबंधी प्रावधान। देखिए इस एक्ट के द्वारा नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया तथा सभी नियुक्तियाँ एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाने लगी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। तो कंपनी के उच्च पदों में नियुक्ति के लिए प्रारंभ से भारतीयों के द्वारा पूर्णतः बंद थे। कॉर्नवालिस को चाहता था कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा 500 पाउंड। देखिए यहाँ पर क्या 1700 चार्टर एक्ट के द्वारा 500 पाउंड वार्षिक आय वाले सभी पद कंपनी के अनुबद्ध अधिकारी कन्वेंटेड सर्वेंट्स के आरक्षित कर दिए गए। कंपनी के प्रशासनिक पदों से भारतीयों को पृथक रखने के निम्न कारण थे। ध्यान रखिए अंग्रेजों का विश्वास कि ब्रिटिश हितों को पूरा करने के अंग्रेजों को ही प्रशासन दायित्व संभालना चाहिए। अंग्रेजों की धारणा भारतीय ब्रिटिश हितों के प्रति अयोग्य, अविश्वसनीय एवं असंवेदनशील है। यह धारणा कि जब इन पदों के यूरोपियन ही पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है इनके बीच ही इन पदों को प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा है, तब ये पद भारतीयों को क्यों दिए जाए। देखिए यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के पदों हेतु भारतीयों के लिए प्रवेश के द्वार खोल दिए गए। यहाँ देखिए खोल दिए, किंतु वास्तव में कभी भी इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया। 1857 के देखिए आप क्या 1857 के पश्चात 1858 सामग्री विक्टोरिया की घोषणा में आश्वासन दिया गया कि सरकार सिविल सेवा नियुक्ति के लिए रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी तथा सभी भारतीय स्वतंत्रतापूर्वक अपनी योग्यता अनुसार प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। किंतु इस घोषणा के पश्चात में सभी उच्च प्रशासनिक पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हैं। भारतीयों को फुसलाने एवं समानता के सिद्धांत का दिखावा करने के डिप्टी मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित कर दिए गए थे, जिससे भारतीयों को लगा कि वे इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। देखिए हम क्या भारतीय सिविल से 1861 की बात। देखिए भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 की बात यहाँ पर की गई है। इस अधिनियम द्वारा कुछ पद आपको अनुबद्ध सिविल सेवकों के आरक्षित कर दिए गए, किंतु यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्रीक एवं लैटिन इत्यादि भाषाओं के विषय होंगे। प्रारंभ इस परीक्षा के लिए आयु 23 वर्ष थी, तदुपरांत 23 वर्ष से 22 वर्ष 1860 में, फिर आपको 21 वर्ष 1866 में और अंत में घटाकर 19 वर्ष 1878 में कर दी गई। 1863 में आपको सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय होने गौरव प्राप्त किया। 1863 में आपको सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय होने गौरव प्राप्त किया।
1878 से 1879 में लॉर्ड लिंटन ने वैधानिक सिविल सेवा स्टेचुटरी सिविल सर्विस की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार प्रशासन के 1/6 अनुबंध पद उच्च कुल के भारतीयों से भरे जाने थे। इन पदों के आपको प्रांतीय सरकार सिफारिश करेगी तब वायसराय एवं भारत सचिव की अनुमति के पश्चात उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इनकी पदवी और वेतन संस्रावित सेवा से कम होता था, लेकिन यह वैधानिक सिविल सेवा असफल हो गई तो 8 वर्ष पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग देखिए। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग देखिए। 1885 में अपनी स्थापना के पश्चात कांग्रेस ने मांग की कि 1885 में अपनी स्थापना कांग्रेस ने मांग की कि देखिए इन सेवाओं में प्रवेश के आयु में वृद्धि किया तथा इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः ब्रिटेन भारत दोनों स्थानों में किया जाए। लोक सेवाओं पर एचिसन कमेटी 1886 देखिए। इस कमेटी के गठन आपको डफरिन ने 1886 में किया। इस समिति ने निम्न सिफारिश की। पर इन सेवाओं में आपको अनुबंध कन्वेनेंटेड एवं अनुबंध अनकन्वेंटेड शब्दों को समाप्त किया जाए। देखिए यहाँ पर क्या कि सिविल सेवाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाए। सिविल सेवाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाए। पहले देखिए सिविल सेवा इसके प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित सिविल सेवा इसके लिए प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाए। प्रांतीय सिविल सेवा इसके प्रवेश परीक्षा भारत में आयोजित की जाए तथा तीसरा देखिए अधीनस्थ सिविल सेवा इसके लिए भी प्रवेश परीक्षा भारत में आयोजित की जाएगी। सिविल सेवा आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए। 1893 इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव पारित किया गया कि इन सेवाओं के प्रवेश परीक्षा का आयोजन अब क्रमशः इंग्लैंड एवं भारत दोनों स्थानों में किया जाएगा। किंतु इस प्रस्ताव को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। भारत सचिव किम्बरले ने कहा कि सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। अब देखिए माउंटफोर्ड सुधार 1919 में सिविल सेवा देखिए। इन सुधारों के तहत सिविल सेवा में निम्न प्रावधान सिफारिश की गई। पर इस नीति घोषणा की गई कि यदि भारत उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है तो लोक सेवाओं में ज़्यादा भारतीय नियुक्त हो सकेंगे जो भारतीयों के हित में होगा। इसने भी सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन क्रमशः इंग्लैंड एवं भारत में कराने की सिफारिश की। इसने प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों केवल भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की था। इसे प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया। अब देखिए ली आयोग 1924 की बात यहाँ पे की गई। ली आयोग 1924 की बात की गई। इस आयोग ने निम्न सिफारिश की। देखिए भारत सचिव को भारतीय सिविल सेवा सिंचाई विभाग के इंजीनियर तथा भारतीय वंश इत्यादि में नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रखना चाहिए। देखिए स्थानांतरित क्षेत्र यथा देखिए आप स्थानीय क्षेत्र यथा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य सेवा में नियुक्तियों का दायित्व प्रांतीय सरकार को दे दिया जाए। स्थानांतरित क्षेत्रों यथा शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य सेवा में नियुक्तियों का दायित्व प्रांतीय सरकार को दे दिया जाए। इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय यूरोपियों की भागीदारी 50 के अनुपात में होता है। भारतीयों को 15 वर्ष में अनुपात प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। अतिशीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में भी इसकी सिफारिश की गई थी। आज के भारत सरकार 1935 के अंतर्गत सिविल सेवा देखिए। इस अधिनियम में सिफारिश की केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। लेकिन प्रशासन नियंत्रण एवं अधिकार जैसे मुद्दे अंग्रेजों के हाथ में केंद्रित रहे था। सिविल सेवा के भारतीयकरण करने के प्रयासों को अधिक सफलता नहीं मिली क्योंकि अभी सरकार प्रशासन भारतीय भागीदारी के पक्ष में नहीं थी। आज के ब्रिटिश शासन अंतर्गत सिविल सेवा का मूल्यांकन देखिए यहाँ पर। देखिए कानून एवं नीति निर्धारक संस्थाओं से भारतीयों को अलग रखने की एक सोची समझी रणनीति के तहत इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए। वे संस्थाएं जो नीतियां बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने जैसी कार्यों के उत्तरदायी थी। उनमें भारतीयों की नियुक्ति लगभग बंद कर दी गई। साथ ही प्रशासन के महत्वपूर्ण विभागों से भारतीय को दूर रखा जाने लगा। भारतीय जनपद सेवा ICS में भी यूरोपियनों की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास किए गए। इन सभी उद्देश्यों के लिए मुख्यतः 2 तरीके अपनाए गए। पहला
देखिए पहला यद्यपि 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर के भारतीय सिविल सेवा में सफल होने के पश्चात प्रथम भारत इन सेवा में भारतीयों की सहभागिता बढ़ने लगी थी, किंतु इन सेवा में भारतीयों को सफल होने से रोकने के प्रवेश के नियमों को अत्यंत कड़ा बना दिया गया था। भारतीय सिविल सेवा के प्रवेश परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी अतः इसमें अंग्रेजी माध्यम से ही अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा दी जा सकती था। इसमें अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा दी जा सकती थी। इसके विषयों को शास्त्र, यूनानी एवं लैटिन जैसे विषय समित थे, जिनका अध्ययन भारतीयों के अत्यंत कठिन था। पुनश्च 1859 में परीक्षार्थियों की अधिकतम आयु सीमा आपको 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष, फिर 1878 में 19 वर्ष कर दी गई। देखिए दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दूसरा शासन शासन के सभी महत्वपूर्ण उच्च वेतन वाले पदों पर यूरोपियनों का अधिकार था। राष्ट्रवादी नेताओं के भाई दबाव के कारण यद्यपि 1918 के पश्चात प्रशासन के भारतीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ तो हो गई। के यहाँ पर क्या राष्ट्रवादी नेताओं के भाई दबाव के कारण यद्यपि 1918 के पश्चात प्रशासन के भारतीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ तो हो गई, किंतु इसकी गति अभी भी काफ़ी धीमी थी। अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपियनों का ही अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को इस बात का आभास होने लगा कि केवल सिविल सेवा का ही भारतीयकरण आवश्यक नहीं है, अभी तो शासन की सभी प्रमुख शक्तियां भारतीयों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। इसका कारण यह था कि भारतीय सिविल सेवा के कुछ भारतीयों को छोड़कर अधिकांश भारतीय अभी भी समाजवादी शासकों के पक्ष में ही कार्य करते थे। अब के आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात देखें यहाँ पर। पूर्व औपनिवेशिक भारत मुगलों एवं अन्य स्वतंत्र राज्यों में सरकार कुलीन तंत्र, निरंकुश एवं सैन्य प्राकृतिक तौर वहाँ दक्ष पुलिस तंत्र का अभाव था। यहाँ तक कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1765-1772 के द्वैध शासन के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने और साथ ही साथ अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए जमींदारों से उम्मीद की जाती थी कि वो कर्मियों की व्यवस्था एवं प्रबंध करें, जिसमें थानेदार शामिल थे। लेकिन प्राय जमींदार अपने कर्तव्यों को उपेक्षा करते थे और कुख्यात डाकुओं के गैंग के साथ गठजोड़ करके लूट में अपना हिस्सा लेते थे। इसे वर्ष 1770 में फौजा एवं अमील जैसी संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। हालांकि 1774 में वारेन हेस्टिंग ने फौजा संस्था को पुनः स्थापित किया और डकैती, हिंसा एवं अव्यवस्था से निपटने में जमींदारों को उनकी मदद करने को कहा गया। 1775 में बड़े जिलों के मुख्य 1775 में बड़े जिलों के मुख्य कस्बों में फौजदार थाने स्थापित किए गए और उनकी सहायता के लिए कई छोटे पुलिस स्टेशन भी गठित किए गए। ब्रिटिश शासनाधीन पुलिस व्यवस्था में क्रमिक विकास का वर्णन निम्न प्रकार किया गया कि ब्रिटिश शासनाधीन पुलिस व्यवस्था में क्रमिक विकास का वर्णन निम्न प्रकार किया गया। 1791 में सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल को भली भांति संगठित किया। उसने पुरानी पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। देखिए जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक थाने क्षेत्र को एक दरोगा के अधीन रखा गया था। दरोगा की सहायता के साथ देखिए यहाँ पर प्रत्येक थाने क्षेत्र को एक दरोगा के अधीन रखा गया था। दरोगा की सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए। प्रत्येक जिले को पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन रखा गया। पुलिस अधीक्षक जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी था। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस से संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी कि क्या पुलिस कर्मचारियों में तत्परता था ईमानदारी के लाने के लिए उसने इनके वेतन बढ़ा दिए था। हजारों एवं चोरों तथा हथियारों एवं चोरों को पकड़ने उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई। देखिए 1808 में देखिए 1808 में प्रत्येक डिवीजन के लिए एक एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नियुक्ति की था। इसकी सहायता के लिए बहुत से गोयंदा एस्पाइज नियुक्त किए गए। देखिए किंतु कालांतर गोयंदा भ्रष्ट हो गए तथा स्थानीय जनता के मध्य लूट खसोस मचाने लगे। 1814 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के एक आदेश द्वारा बंगाल को छोड़कर सभी स्थानों में कंपनी द्वारा दरोगा एवं उसके सहायकों की नियुक्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल 1835 पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय को समाप्त कर दिया गया। अब यह व्यवस्था की गई कि जिले का कलेक्टर या दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट पुलिस विभाग का प्रमुख तथा प्रत्येक संभाग डिवीजन या का आयुक्त कमिश्नर पुलिस अधीक्षक के पद का दायित्व निभाएगा।
देखिए आप लेकिन इस व्यवस्था से अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न हुए। देखिए लेकिन इस व्यवस्था से अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न हुए। पुलिस बल का संगठन देखिए पुलिस बल का संगठन दुर्बल हो गया तथा जिला दंडाधिकारी कार्य के बोझ से दब गए। सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी नगरों में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टरों के कार्यों को पृथक किया गया। अब 1860 में पुलिस आयोग की सिफारिश से भारतीय पुलिस आयोग 1867 बना। इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की। या फिर आपको आगे देखिए नागरिक पुलिस वाहिनी की व्यवस्था यह गांव की वर्तमान चौकसी व्यवस्था को संचालित करेगा। गांव में चौकीदार या कार्यकर्ता तथा इसका अन्य पुलिस वाहिनियों से प्रत्यक्ष संबंध होगा। फिर देखिए आपको प्रांतों पुलिस महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल पूरे प्रांत के पुलिस विभाग का प्रमुख होगा। उप महानिदेशक यहाँ पर क्या पूरे प्रांतों में पुलिस महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल पूरे प्रांत के पुलिस। फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया है देखिए नागरिक पुलिस वाहिनी तो नागरिक पुलिस वाहिनी की व्यवस्था या गांव की वर्तमान चौकसी व्यवस्था को संचालित करेगा। गांव में चौकीदार या कार्यकर्ता तथा इसका अन्य पुलिस वाहिनियों से प्रत्यक्ष संबंध होगा। प्रांतों में पुलिस महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल पूरे प्रांत के पुलिस विभाग का प्रमुख होगा। उप महानिदेशक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रेंज के एवं पुलिस अधीक्षक SI जिले के पुलिस प्रमुख होंगे। पुलिस विभाग को सुसंगठित रूप प्रदान करने से विभिन्न आपराधिक गतिविधियां यथा डकैती, चोरी, हत्या, ठगी इत्यादि में धीरे धीरे कमी आने लगी। लेकिन विभिन्न अपराधों की जांच पड़ताल करने में साधारण जनता से पुलिस का व्यवहार अशोभनीय होता था। सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के दमन में भी पुलिस का भरपूर दुरुपयोग किया। देखिए अब अंग्रेजों ने अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था की स्थापना नहीं की। 1861 के पुलिस अधिनियम में केवल प्रांतीय स्तर पर ही पुलिस विभाग के गठन से संबंधित दिशा निर्देश थे। 1902 में पुलिस आयोग ने केंद्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो CBI एवं प्रांतों में CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की सिफारिश की। देखिए यहाँ पे क्या ब्रिटिश शासनाधीन सेना में परिवर्तन एवं पुनर्गठन की बात यहाँ पर की गई है। 1857 के पश्चात अंग्रेजों ने सेना का व्यवस्थित पुनर्गठन प्रारंभ किया। दिसंबर 1888 में लॉर्ड डफरिन ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए कहा कि अंग्रेजों को 30 वर्ष पहले हुए उस भयानक अनुभव से सबक सीखना चाहिए था, उसे सदैव याद रखना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा सेना के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य 1857 के विध्वंसी किसी घटना की पुनरावृत्ति रोकना था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र में विश्व को इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र में विश्व की अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों यथा रूस, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि से भी अपने उपनिवेशों की रक्षा के निमित्त भारतीय सेना का उपयोग करना चाहती थी। सरकार की नीति यह थी कि वह सेना की भारतीय शाखा का उपयोग एशिया एवं अफ्रीका में अपने उपनिवेश के विस्तार में करेगा। सेना के ब्रिटिश शाखा का उपयोग भारत में अंग्रेजी शासन की पकड़ मजबूत करने तथा उसे स्थायित्व प्रदान करने में किया जाएगा। सरकार की इस नीति के तहत सेना की भारतीय शाखा यूरोपीय शाखा की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इस समय 1859 एवं 1879 में गठित आयोगों ने यह सुझाव दिया कि अंग्रेजी सेना की संख्या कम से कम 1/3 अवश्य होनी चाहिए। 1857 से पर अंग्रेजी सेना की संख्या केवल 14% थी। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी अब बढ़ाकर 65,000 कर दी गई। अतः भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई तथा मद्रास में अनुपात 1:3 सुनिश्चित किया गया। संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेना के महत्वपूर्ण विभाग यथा तोपखाने, सिग्नल सशस्त्र बलों में कड़ाई से यूरोपियनों का एकाधिकार स्थापित किया गया है। यहाँ तक कि
देखिए यहाँ तक कि सन 1900 तक भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली बंदूकें यूरोपियनों की तुलना में घटिया किस्म की होती थी तथा सेना के किसी महत्वपूर्ण विभाग में भारतीयों को कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं सौंपा जाता था। यह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध तक बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध तक बनी रही। सेना में ऑफिसर रैंक के पद पर किसी भारतीयों को नियुक्त किए जाने की अनुमति नहीं था 1914 तक सेना का सर्वोच्च पद जहां कोई भारतीय पहुंच सकता था वह सुबेदार का था। 1918 के पश्चात ही भारतीयों को सेना में कमीशन रैंक दिया जाना प्रारंभ हुआ। 1926 के अंत में 1926 के अंत में भारतीय सशस्त्र आयोग ने अनुमान लगाया कि 1952 तक सेना का केवल 50% भारतीयकरण ही हो सकेगा। संतुलन एवं प्रतिसंतुलन या बांटो एवं राज्य करो की नीति के आधार पर सेना की भारतीय शाखा का पुनर्गठन किया गया। 1879 के सेना आयोग ने इस बात पर बल दिया कि सेना में भारतीयों को संतुलित किया जाता है यूरोपियनों की सर्वोच्चता स्थापित की जाए। सन 1887 तक सेना के कमांडर इन चीफ मुख्य सेनापति रहे लॉर्ड रॉबर्ट्स के काल में 1880 के समय एक नई विचारधारा का विकास हुआ। इसके अनुसार लड़ाकू जातियों एवं गैर लड़ाकू जातियों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इससे विशिष्ट समुदायों से सेना को अच्छी फौजें प्राप्त हो सकेगी। कालांतर इसी विचारधारा की तरह सिख, गोरखा एवं पठानों की सेना में भर्ती किया गया था। इनका प्रयोग भारतीयों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया। इसके पीछे सरकार की मंशा यह थी कि इससे भारतीयों में प्रजातीय भेदभाव पनपेगा तथा राष्ट्रवादी आंदोलन स्वयं में दुर्बल हो जाएगा। 1897 विद्रोह में स्थान जहाँ के सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ दिया था गैर लड़ाकू जाति घोषित कर दिए गए। इन स्थानों अवध, बिहार, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत प्रमुख थे। इससे भी अधिक सेना के सभी रेजिमेंट जातीय एवं संपर्क कंपनियों का गठन किया गया था। भारतीय शाखा संतुलन के लिए विभिन्न सामाजिक जातीय तबकों से युवाओं को सेना में भर्ती किया गया। सैनिकों में सांप्रदायिक जातीय दया तथा क्षेत्रीय भावनाओं को उभारा गया, जिससे राष्ट्रवाद के विकास को रोका जा सके। भारत सचिव चार्ल्स वुड ने घोषणा की कि उसकी इच्छा है कि सैनिकों में विद्रोह एवं प्रतिद्वंदितापूर्ण भावनाओं का विकास किया जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सिख, हिंदू, गोरखा इत्यादि सभी एक दूसरे को बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला सके। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या आगे इसमें कहा गया है। सही इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने अंग्रेजी सेना में सम्मिलित कर ली गई तथा यूरोपीय पदाति एवं घुड़सवार ब्रिटेन के पदातियों एवं घुड़सवारों में सम्मिलित कर लिए गए। अंग्रेजी सेना के सैनिक पदाधिकारी भारत में सिविल सेवा करने तथा अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य नियमित रूप से भारत भेजे जाने लगे। बम्बई, मद्रास तथा बंगाल के तोपखाने, शाही तोपखाने एवं शाही इंजीनियर्स में सम्मिलित कर लिए गए। पंजाब, नेपाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों की जनजातियों को उत्तर पश्चिमी प्रांतों की जातियों को अच्छा फौजी मानकर उन्हें बहुत संख्या में सेना में भर्ती किया गया। जिन प्रदेशों के सैनिकों ने विद्रोह में अधिक भाग लिया वहाँ के लोगों की सेना में भर्ती बंद कर दी गई। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि सेना की इस पुनर्गठन से रक्षा व्यय बहुत अधिक बढ़ गया, जिसका बोझ भारतीय जनता पर डाल दिया गया। यह कार्य वस्तुतः अंग्रेजी लोलुपता के लिए था, भारत की रक्षा के लिए नहीं था। देखिए अंततः सेना को समाज एवं देश की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर देने का प्रयास किया गया, जिससे उनमें देश प्रेम देखिए यहाँ पर अंतर सेनाओं को समाज एवं देश की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर देने का प्रयास किया गया, जिससे उनमें देश प्रेम की भावना बिल्कुल अजारित ना हो सके। इसके लिए आपको राष्ट्रवादी समाचार पत्रिका एवं जनरल से उन्हें दूर कर दिया गया तथा सैनिकों को उनकी गतिविधियों तक सीमित कर देने के उपाय किए गए। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय सेना साम्राज्यवाद की रक्षा करने वाली एक मशीन बनकर रह गई। अब हम देखिएगा ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास देखिए औपनिवेशिक पूर्व भारत या तो मुगल काल में या उससे पूर्व प्राचीन भारत से समग्र रूप से ना तो न्यायिक व्यवस्था की उचित प्रक्रियाओं को अपनाया गया था।
और ना देखिए और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों का कोई उचित संगठन था। हिंदुओं के बीच हिंदुओं के बीच अधिकतर मुकदमे या मामलों को जाति बुजुर्गों द्वारा या ग्राम पंचायतों द्वारा सुलझाया जाता था। मुस्लिम समुदाय में न्यायिक प्रशासन इकाई काजी था। राजा और बाद देखिए राजा और देखिए राजा और बादशाह देखिए राजा और बादशाह को न्याय की सर्वोच्च अदालत समझा जाता था और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया प्राय स्वेच्छाचारी होती थी। समान विधि व्यवस्था की शुरुआत अभिलेखित न्यायिक निर्णयों पर आधारित को ईस्ट इंडिया द्वारा 1726 में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट को स्थापित करने से माना जा सकता था। व्यापारिक कंपनियों देखिए अब क्या व्यापारिक कंपनी से शासक के शक्ति में परिवर्तित होने के साथ न्यायिक व्यवस्था के नवीन तत्वों ने मौजूदा मुगल न्यायिक व्यवस्था को प्रतिस्थापित कर दिया। उन परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। देखिए वारेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार 1772 से 1785 की बातें आप करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार 1772 से 1785 की बातें आप देखिए। न्याय सुधारों की दिशा में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए प्रयास अत्यधिक सफल है कि उसने मुगल शासकों की न्यायिक प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया। इससे पूर्व न्याय व्यवस्था अत्यंत अस्पष्ट एवं असंतोषजनक थी। वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निम्न कदम उठाए। प्रत्येक जिले में एक जिला दीवानी अदालत एवं एक जिला फौजदारी अदालत स्थापित की गई। देखिए यहाँ पर क्या प्रत्येक जिले में एक जिला दीवान अदालत एवं जिला फौजदारी अदालत स्थापित की गई। देखिए जिला दीवान अदालत में न्याय का कार्य कलेक्टर के अधीन होता था। तो यहाँ दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती थी। इन अदालतों में हिंदुओं के लिए हिंदू विधि तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि लागू होती थी। इन अदालतों को 500 रुपये तक के मुकदमे की सुनवाई हो सकती थी। जिला दीवानी अदालत के ऊपर सदर दीवानी अदालत होती थी, जहाँ जिला दीवानी अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। सदर दीवानी अदालत में अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद के प्रधान अन्य सदस्य होते थे। इनकी सहायता के भारतीय अधिकारी होते थे। देखिए यहाँ पर क्या जिला फौजदारी अदालत में फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती थी। यह अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती और काजी होते थे। यह अदालत भी कलेक्टर के समान नियंत्रण में होती थी। इस अदालत में मुस्लिम कानून लागू होता था तथा अन्याय की कार्रवाई खुली अदालत में की जाती थी। संपत्ति की जब्ती तथा मृत्युदंड के लिए मुर्शिदाबाद स्थित सदर निजामत अदालत से स्वीकृति मिलना आवश्यक था। जिला निजामत अदालत के विरुद्ध सदर निजामत अदालत में अपील की जा सकती है। देखिए यहाँ पर क्या इसका अध्यक्ष एक उप निजाम होता था, एक मुख्य मुफ्ती। इसका अध्यक्ष एक उप निजाम होता था, था एक मुख्य मुफ्ती, एक मुख्य काजी था। तीन मौलवी उसकी सहायता करते थे। 1773 के रिवोटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज तथा भारतीय आते थे। यदि किसी मामले में दोनों पक्ष सहमति दे तो यह कलकत्ता से बाहर के मुकदमों की सुनवाई भी कर सकता था। यहाँ अंग्रेजी कानून लागू होता था, लेकिन अक्सर सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य न्यायालयों के मध्य टकराव होता रहता था। देखिए हम क्या कॉर्नवालिस के अधीन सुधार देखिए यहाँ पे क्या 1786 1793 देखिए कॉर्नवालिस के अधीन सुधार 1786 1793 शक्तियों का पृथक कॉर्नवालिस के अधीन सुधार 1786 1793 शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ पर क्या जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिया था। इनके स्थान पर चार भ्रमणकारी न्यायालयों सर्किट कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं पटना में की गई। इन भ्रमणकारी न्यायालयों के न्यायाधीश यूरोपीय होते थे तथा ये दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। देखिए सदर निजामत अदालत को कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया गया। सदर निजामत अदालत को कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया गया। यह अदालत गवर्नर जनता उसके पार्षदों के अधीन कार्य करती थी। इनकी सहायता के मुख्य मुफ्ती होते थे।
देखिए मुख्य मुफ्ती होते थे कि जिला कलेक्टरों से देखिए जिला कलेक्टरों से न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई। जिला दीवानी अदालतों को अब जिला या शहर की अदालत के नाम से जाना जाने लगा। इन जिला अदालतों की सभी न्यायिक शक्तियाँ जिला न्यायाधीशों को दे दी गई। कलेक्टर के पास देखिए हम कॉर्नवालिस के अधीन देखिए कॉर्नवालिस के अधीन सुधार देखिए 1786 में शक्तियों का प्रतिकरण देखिए एक हम देखिए इसमें जो कहा गया जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए था। इनके स्थान पर चार भ्रमणकारी न्यायालय और सर्किट कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं पटना में की गई। इन भ्रमणकारी न्यायालयों के न्यायाधीश यूरोपीय होते थे तथा ये दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। देखिए सदर निजामत अदालत को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। ये अदालत यानी कि क्या कि इसमें थोड़ा सा आपको ये अदालत गवर्नर जनरल था उसके पास को अधीन कार्य करती थी। देखिए यहाँ पर आपको सदर निजामत कॉर्नवालिस के अधीन 1786 शक्तियों का प्रतिकरण के अंतर्गत यहाँ देख रहे हैं। देखिए जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिया गया था। इनके स्थान पर चार भ्रमणकारी न्यायालय और सर्किट कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं पटना में की गई। इन भ्रमणकारी न्यायालयों के न्यायाधीश यूरोपीय होते थे तथा ये दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। सदर निजामत अदालत को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। यह अदालत गवर्नर जनरल था उसके पार्षदों के अधीन कार्य करती थी। इनकी सहायता के लिए मुख्य काजी मुफ्ती होते थे। देखिए यहाँ पर होते जिला कलेक्टरों से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई था। जिला दीवानी अदालतों को अब जिला या शहर अदालत के नाम से जाना जाने लगा। इन जिला अदालतों की सभी न्यायिक शक्तियाँ जिला न्यायाधीशों को दे दी गई। कलेक्टर के पास अब केवल कर संबंधी अधिकार शेष रह गए। देखिए दीवानी अदालतों की क्रमिक लड़ी ग्रेडेशन स्थापित की गई। देखिए मुंसिपल अदालत भारतीय अधिकारी के अधीन अदालत भारतीय अधिकारी के अधीन रजिस्ट्रार की अदालत यूरोपीय न्यायाधीश के अधीन जिला न्यायाधीश के अधीन जिला न्यायालयों के ऊपर चार प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता में सदर निजामत अदालत तथा सब परिषद सम्राट किंग इन काउंसिल जहाँ 5,000 से अधिक मूल्य के मामलों की सुनवाई हो सकती थी। अभी कॉर्नवालिस संहिता लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर उन्हें 1797 में एक संहिता कोड के रूप में प्रस्तुत किया जिसे कॉर्नवालिस संहिता के नाम से जाना जाता है। यह संहिता मुख्यतः शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित थी। इस संहिता द्वारा कॉर्नवालिस ने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। यूरोपियों के मामले को भी अदालत के अधीन कर दिया। यूरोपियों के मामले को भी अदालतों के अधीन कर दिया। देखिए सरकारी अधिकारियों को सरकारी कार्यों के दीवान अदालतों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया। कानून की विशिष्टता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी को ऑफ लॉ स्थापित किया। विलियम बेंटिक के अधीन सुधार देखिए 1828-1833 देखिए यहाँ पर कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित चार प्रांतीय अपील तथा भ्रमणकारी न्यायालय समाप्त कर दिए तथा इनका कार्य कलेक्टर तथा दंड नायकों को दे दिया गया। जो राष्ट्र तथा भ्रमणकारी आयुक्त रिवेन्यू एंड सर्किट कमिश्नर्स के अधीन होते थे। दिल्ली तथा आधुनिक उत्तर प्रदेश अपर प्रोविंस के लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में एक पृथक सदर दीवानी अदालत तथा एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। अब यहाँ के निवासी को अपील के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता था। इस समय न्यायालयों की भाषा फारसी थी। अब न्यायालयों में फारसी देखिए यहाँ पर कि अब न्यायालयों में फारसी का स्थान पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग की अनुमति दे दी गई था। जब सुप्रीम कोर्ट में फारसी का स्थान पर अंग्रेजों का प्रयोग किया जाने लगा। 1833 भारतीय विधि को संहिताबद्ध करने के लिए मैकाई की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप दीवानी नियम संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी नियम संहिता 1861 का निर्माण किया गया।
देखिए यहाँ पर क्या 18 देखिए यहाँ पर 1860 अब यूरोपीय फौजदारी मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। साथ ही भारतीय न्यायाधीशों से अंग्रेजों के मामले की सुनवाई का अधिकार छीन लिया गया। 1865 देखिए आपको सुप्रीम कोर्ट का सादा देखिए सुप्रीम कोर्ट था 1865 यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट था सदर अदालतों का कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में स्थित उच्च न्यायालयों में विलय कर दिया गया। 1935 देखिए क्या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई। यह न्यायालय सरकारी विवादों का भी निपटारा करता तथा उच्च न्यायालयों की सीमित अपीलों की सुनवाई कर सकता था। देखिए यहाँ ब्रिटिश शासन अधिनियम न्यायपालिका के पहलू की बात करते हैं। सकारात्मक पहलू देखिए यहाँ पर विधि का शासन रूल ऑफ लॉ स्थापित किया गया। दूसरा देखिए शासकों व्यक्तिगत एवं धार्मिक कानूनों की जगह संहिताबद्ध कानून लागू किया गया। यूरोपियों के मामलों को भी यूरोपियों के मामलों को भी कानून के दायरे में ला दिया गया, किंतु फौजदारी मामलों में उनकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति दीवानी न्यायालयों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया गया। नकारात्मक प्रभाव क्या था देखिए न्याय व्यवस्था अत्यधिक ध्रुव जटिल एवं खर्चीली बन गई। धनवान एवं प्रभावशाली व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगे। मुकदमा दायर करने का तात्पर्य था न्याय में देरी होना। मुकदमों की संख्या बढ़ने से न्यायालय कार्य के बोझ से दब गए। अक्सर यूरोपीय न्यायाधीश भारतीय परंपराओं एवं तौर तरीकों से परिचित नहीं होते थे, फलतः निष्पक्ष न्याय की संभावना नगण्य हो जाती थी। अब 1857 के पश्चात प्रशासनिक संरचना में प्रमुख परिवर्तन देखिए। प्रशासनिक परिवर्तनों की उत्पत्ति देखिए यहाँ पर 1857 यहाँ 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का भली-भांति एहसास हो चुका था कि एक सुसंगठित जन विद्रोह कभी भी ब्रिटिश शासन के एक गंभीर चुनौती बन सकता देखिए यहाँ पे ब्रिटिश शासन की गंभीर चुनौती बन सकता है। इस विद्रोह में प्रशासन एवं जनता के मध्य संपर्क अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। देखिए साम्यवादी सरकार को यह अनुभव हो गया कि शासन को जन सामान्य से संपर्क बनाए रखकर ही उसे प्रशासन से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि प्रशासन को भारतीयों की सभ्यता, संस्कार और रीति रिवाजों से भारी भांति अवगत होना है तो उसके लिए जनता का सहयोग अपरिहार्य है। इससे प्रशासन को सुदृढ़ता तो मिलेगी ही उसे 1857 ऐसी घटनाओं को ज़्यादा कुशलतापूर्वक हल करने में भी सहायता मिल सकेगी। हाँ देखिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी के पूर्वांध में औद्योगिक क्रांति उत्तरोत्तर संघन होती गई था। उसका तेजी से प्रसार हुआ। इस अवधि में अमेरिका, जापान, यूरोपीय देश नई औद्योगिक शक्तियों के रूप में उभरे था। कच्चे माल विनिर्मित सामान के लिए बाजार तथा पूंजी विनिवेश के उपनिवेशों इन औद्योगिक शक्तियों के मध्य गलाकाट प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। तत्कालीन समय आपको विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य ये कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वित्त एवं विनिर्मित सामान के क्षेत्र में ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत हो गया। इस समय रेलवे में ब्रिटिश पूंजी का भारी निवेश हुआ तथा ब्रिटेन द्वारा भारत सरकार को ऋण के रूप में प्रचुर मात्रा में धन दिया गया। क्या कि भारत में इस धन का निवेश मुक्त चाय बागान हो, कोयला खदान हो, जूट मिल हो, देखिए जहाजानी छोटे उद्योग एवं बैंकिंग इत्यादि में किया गया। इन सभी कारकों ने मिलकर भारत उपनिवेशवाद का एक नया युग प्रारंभ किया। भारत उपनिवेशी सरकार का मुख्य लक्ष्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ एवं सुरक्षित करना था। जिससे कि वह ब्रिटेन के आर्थिक वाणिज्यिक हितों की रक्षा कर सके तथा विश्व के अन्य भागों में जब भी और जहां भी संभव हो इसका विस्तार कर सके। विभिन्न अंग्रेजी वायसराय तथा गवर्नर जनरल यथा लिटन, डफरिन, लैंसडाउन, एलिगन, कर्जन तथा अन्य सभी ने आपको साम्राज्यवादी नियंत्रण तथा
देखिए अब अन्य सभी ने आपको समाजवादी नियंत्रण तथा समाजवादी विचारधारा को उत्तरोत्तर सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिसकी झलक इन प्रशासनिक नीति जिसकी झलक इन प्रशासनिक नीतियों के एवं वक्तव्यों से मिलती है। भारत में सरकारी ढांचे में सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव आधुनिक भारत में विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। अब देखिए प्रशासन केंद्रीय प्रांत एवं स्थानीय, देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार, यहाँ देखिए भारत सरकार को बेहतर बनाने के लिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन का अधीन कर दिया गया। देखिए कठिन परिस्थितियों में कंपनी प्रशासन की सीमाएं 1857 विद्रोह के समय उजागर हो चुकी थी। इसके साथ ही कंपनी प्रशासन जवाबदेही में कमी भी प्रकट हो गई थी। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि अब भारत का प्रशासन ब्रिटिश सामग्री के नाम से चलाया जाएगा। इस उद्देश्य के डायरेक्टरों की सभा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा अधिकार सभा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को समाप्त कर दिया गया था। उनके समस्त अधिकार भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिए गए। देखिए भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। इसकी सहायता के 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। देखिए भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। सभी महत्वपूर्ण कदम भारत सचिव द्वारा भारत सचिव द्वारा ही उठाए जाए थे तथा सभी मसलों पर अंतिम निर्णय उसी को दिन लेना था। देखिए यहाँ पर क्या भारत परिषद केवल सलाहकारी परिषद थी। इस प्रकार 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई द्वैध शासन व्यवस्था का अंत हो गया। लेकिन इतना होते हुए भी भारत से संबंधित सभी शक्तियाँ ब्रिटिश संसद में ही निहित थी। गवर्नर जनरल अब चूंकि क्राउन का प्रतिनिधि था, अतः उसे वायसराय कहा जाने लगा। यद्यपि इस उपाधि का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था और न ही ब्रिटिश संसद ने इस उपाधि का कभी प्रयोग किया, परंतु जनसाधारण द्वारा इसका उपयोग किया जाने लगा। वायसराय एक कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुखों के रूप में काम करते थे। साथ ही वे वायसराय के सलाहकार भी थे। भारत में शासन समस्त गतिविधियों का केंद्र लंदन का भारत सचिव था तथा सभी प्रशासनिक शक्तियाँ उसी के हाथों में केंद्रित थी। भारत सचिव इस विशेष स्थिति का भारत सचिव देखिए यहाँ पर क्या यहाँ में क्या भारत सचिव इस विशेष स्थिति के कारण वायसराय का पद उसकी तुलना में कुछ कम महत्व का रह गया तथा आगे चलकर भारतीय जनमानस नीति निर्धारण का प्रमुख अधिकारी भारत सचिव को ही समझने लगे। दूसरी ओर ब्रिटिश उद्योगपति व्यापारियों एवं बैंकरों का भारत की सरकारी नीतियों पर प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रकार भारतीय प्रशासन 1858 के पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में ज़्यादा प्रतिक्रियावादी बन गया। देखिए यहाँ पर क्या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आपको 5 सदस्य की नियुक्ति की गई, जो विधि विशेषज्ञ था। देखिए विधि निर्माण हेतु कार्यकारिणी परिषद में आपको 6 से लेकर 12 तक अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए, जिनमें आधे गैर सरकारी सदस्य या तो भारतीय या अंग्रेज हो सकते थे। देखिए इस प्रकार परिषद के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था कि उसकी प्रकृति केवल सलाहकारी परिषद की ही थी। इसकी मुख्य दुर्बलताएं निम्नानुसार थी। देखिए यहाँ पर क्या कि यह किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती थी, ना ही इसे कोई वित्तीय अधिकार, इसे वित्तीय मसलों के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था। बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरा देखिए यह किसी प्रशासनिक कार्य या आदेश पर विरोध प्रकट कर सकती थी। तीसरा देखिए यदि वायसराय किसी कार्य की अनुमति दे भी देता था तो भारत सचिव उसे अस्वीकार कर सकता था।
देखिए अब यदि वायसराय किसी कार्य की अनुमति दे भी देता था तो भारत से उसे अस्वीकार कर सकता था। देखिए गैर सरकारी सदस्यों के रूप में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो भारत सदस्य थे वे केवल महत्वपूर्ण तबकों से संबंधित थे, जैसे राज्य जमींदार एवं दीवान इत्यादि। समान भारतीयों का परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। देखिए आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय अध्यादेश 6 माह के लिए वैध जारी कर सकता था। परिषद एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य करता परिषद का एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य था धीरे धीरे सरकारी कार्य प्रणाली गठन था, एकीकरण था, कुछ हद तक व्यवस्थापिका सभा की महत्ता स्थापित करना। किंतु अभी भी भारत में ब्रिटिश सरकार के सभी कार्यों का संचालन भारत सचिव के कार्यालय से होता था। देखिए प्रांतीय सरकार देखिए यहाँ पर 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने मद्रास एवं बम्बई को विधायी शक्तियाँ पुनः दिलाई, जिन्हें 1833 में वापस ले लिया गया था। 1833 में वापस ले लिया गया तो मुंबई एवं मद्रास की विधायी शक्तियाँ। कारांतर आपको अन्य प्रांतों में भी आपको विधान परिषद स्थापित हो गई। मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को अन्य प्रांतों की तुलना में ज़्यादा अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त थी। प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर एवं उसकी 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद द्वारा चलाया जाता था। जिनकी नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती थी। यहाँ देखिए जबकि अन्य प्रांतों के प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर संचालित करते थे, जिनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। बाद के वर्षों में आर्थिक विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, लेकिन ये प्रकृति में प्रशासक के ज़्यादा थे तथा इनका मुख्य उद्देश्य व्यय में कमी करना तथा अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना था। इनका प्रांतीय स्वायत्तता से कोई सरोकार नहीं था, ना ही प्रांतीय स्वायत्तता से कोई सरोकार नहीं था, ना ही इसे प्रांतीय स्वायत्तता को कोई प्रोत्साहन मिला। देखिए यहाँ पे क्या 1870 में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके अनुसार अब प्रांतीय सरकारों के कुछ निश्चित सेवाओं के प्रशासन यथा पुलिस, जेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सड़क इत्यादि के लिए केंद्रीय राजस्व का कुछ भाग निश्चित कर दिया गया। अब प्रांतीय सरकार इन सेवाओं के प्रशासन तो अपनी इच्छानुसार धन की मांग कर सकती थी। 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे भू राजस्व, सामान्य प्रशासन तथा कानून एवं न्याय का हस्तांतरण प्रांतों कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आपको प्रांतीय सरकार प्रांतों द्वारा वसूल की जाने वाली कुछ मदों जैसे स्टैंप उत्पाद शुल्क एवं आयकर से कुछ निश्चित भाग प्राप्त करती थी। देखिए यहाँ पर कुछ निश्चित भाग प्राप्त करती थी कि 1882 में यानी कि 1882 में राजस्व के समस्त स्रोत 1882 में राजस्व के समस्त स्रोतों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला देखिए यहाँ पर पहला समान केंद्र को जानने वाला, देखिए पहला आपको समान केंद्र को जानने वाला, दूसरा देखिए प्रांत राज्यों को जानने वाला तथा तीसरा वह जिसका विभाजन केंद्र प्रांत दोनों के मध्य होता था। किंतु इसके बावजूद केंद्र सरकार की व्यवस्था बनी रही तथा प्रांतों पर उसका पूर्ण नियंत्रण यथावत रहा। जब से केंद्र प्रांतीय सरकार ब्रिटिश सरकार तथा भारत सचिव के नियंत्रण में आई थी, अवस्था और अनिवार्य बन गई। जब से केंद्रीय प्रांतीय सरकार ब्रिटिश सरकार तथा भारत सचिव के नियंत्रण में आई, यह व्यवस्था और अनिवार्य बन गई। स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं यहाँ देखिए स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं देखिए यहाँ पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर पालिका और जिला बोर्डों को प्रोत्साहन देकर प्रशासन और अधिक विकेंद्रीकरण किया जाए। विचार यह था कि स्थानीय विकास विभिन्न स्थानीय मुद्दों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जलापूर्ति, सड़क एवं अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के कार्यों का संचालन करे। इसके लिए वित्तीय संसाधनों के रूप में स्थानीय कर वसूले। ऐसे बहुत से कार्य थे जिन्होंने सरकार के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वह स्थानीय निकायों के क्षेत्र में सुधार कर देता। इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। प्रथम देखिए यहाँ पर क्या यहाँ देखिए अतिशय केंद्रीकरण कारण सरकार के सम्मुख जो वित्तीय संकट की समस्या थी उसे विकेंद्रीकरण द्वारा ही हल किया जा सकता था। दूसरा यूरोप में स्थानीय संस्थाओं के विकास से महसूस किया जाने लगा था कि भारत में भी इनका उन्नयन और विकास किया है। देखिए तभी यूरोप से आर्थिक संपर्क में वृद्धि हो सकेगी। तीसरा
तीसरा देखिए आपको राष्ट्रवाद के उफान को भारतीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास विकास से रोकने में मदद मिलेगी। चतुर्थ ब्रिटिश नीति निर्धारकों एक तबके ने महसूस किया कि प्रशासन के प्रशासन कुछ भागों का विकास ब्रिटिश व्यवस्था के बिना होना चाहिए। इसी से भारत की तीव्र गति से हो रहे राजनीतिकरण को रोका जा सकेगा। देखिए पाँचवां स्थान देखिए स्थानीय स्तर पर वसूले गए करों का उपयोग स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा करने से सरकार के प्रति आलोचना को कम किया जा सकेगा। क्योंकि अभी तक सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वह राजस्व का अधिकांश भाग सरकारी सेवक एवं उच्च वर्ग के लोगों पर ही व्यय करती तथा स्थानीय विकास की उसने उपेक्षा की है। अभी हम स्थानीय प्रशासन विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। फिर 1864 है देखिए आप 1864 से देखिए 1864 से 1868 के मध्य देखिए 1864 से 1868 के मध्य यहाँ देखिए इस अवधि में पहली बार देखिए यहाँ पर क्या इस अवधि में पहली बार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण किया गया। किंतु अभी इसके अधिकांश सदस्य 1864 के मध्य इस अवधि में पहली बार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण किया गया। किंतु अभी इसके अधिकांश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इनका प्रमुख जिला दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था। इस प्रकार इनका स्वरूप अतिरिक्त कर संग्रहित करने वाले संस्थाओं से कुछ अधिक नहीं था। 1870 का मेयो का प्रस्ताव यहाँ देखिए क्या भारतीय अधिनियम 1868 द्वारा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई और मेयो का 1870 का वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव उसका प्राकृतिक परिणाम था। इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ विभागों देखिए इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ विभागों जैसे स्वास्थ्य शिक्षा एवं सड़कों इत्यादि का नियंत्रण प्रांतीय सरकार को दे दिया गया। देखिए प्रांतीय सरकार को आपको दे दिया गया। इसी फलस्वरूप स्थानीय वित्त की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। अपने बजट को संतुलित करने के प्रांतीय सरकार को अस्थायी कर लगाने का अधिकार दिया गया। जबकि शेष धन उन्हें केंद्रीय कोष से प्राप्त होता था। मेयो के इस प्रस्ताव को सुझाव दिया गया कि स्थानीय स्वायत्त शासन को सुदृढ़ बनाया जाए तथा इस उद्देश्य से नगर पालिकाओं को विकसित किया जाए ताकि इनमें भारत तथा यूरोपियों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए। फिर यहाँ पर क्या कि आगे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने कई नगर पालिका अधिनियम बनाए। 1871 में बंगाल जिला बोर्ड उपकर अधिनियम द्वारा बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का प्रथम प्रयास किया गया। इसी प्रकार अधिनियम मद्रास, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश में बनाए गए। अब यहाँ देखिए 1882 का रिपन का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। रिपन की सरकार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास में असमानता को दूर करना चाहती थी। इसलिए इसी सरकार ने सुझाव दिया कि प्रांतीय सरकारों को स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय विकेंद्रीकरण की वही नीति अपनानी चाहिए जो लॉर्ड मेयो की सरकार ने प्रारंभ की थी। रिपन की प्रस्ताव के बिंदु निम्नानुसार थे। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए क्योंकि यह लोगों की राजनीतिक एवं लोकप्रिय शिक्षा का साधन है। इससे प्रशासन को सुधार होगा। फिर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन संबंधित नीतियों में परिवर्तन किया जाता। इन्हें कुछ निश्चित करों के आरोपण का अधिकार दिया जाए। इस व्यवस्था से संस्थाओं के राजस्व की आय के स्रोत सुनिश्चित हो सकेंगे। इन संस्थाओं को गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और यदि सरकारी सदस्य चाहे तो इनके लिए चुनाव भी कराया जा सकता है। अब इन संस्थाओं का अध्यक्ष गैर सरकारी सदस्यों में से ही बनाया जाना चाहिए।
स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। लेकिन सरकार को अधिकार होगा कि सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को संशोधित बना सकेगी तथा निरीक्षण भी कर सकेगी। लेकिन वह इस संबंध में कोई बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती। अभी कुछ निश्चित मामलों सरकारी अधिकारियों की अनुमति आवश्यक होगी, जैसे ऋणों में वृद्धि, नए करों को लागू करना, किसी निर्माण कार्य की लागत का अनुमानित लागत से अधिक होना, नए नियम एवं उपनियमों का निर्माण तथा नगर पालिकाओं की संपत्ति को बेचना या गिरवी रखना इत्यादि। फिर इस प्रस्ताव का 1883 से 1885 के मध्य अनेक अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों से भारत के सारी स्वायत्त निकायों के संविधान शक्ति एवं कार्यप्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। लेकिन अभी भी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा स्थानीय शासन का समस्त संचालन करना एक स्वप्न की तरह था। तत्कालीन समय में जो भी स्थानीय निकाय थे उनमें अनेक कमियां थी। सभी जिला बोर्ड अधिकांश नगर पालिकाओं निर्वाचित सदस्य अल्पमत में थे। मताधिकार अत्यंत सीमित था। जिला बोर्डों के प्रमुख सरकारी अधिकारी होते थे। यद्यपि नगर पालिका प्रमुख धीरे धीरे गैर सरकारी सदस्य भी बनाए जाने लगे। अभी भी सरकार का स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर कार्य नियंत्रण था। वह इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार निलंबित कर सकती थी। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि नौकर से आपको लॉर्ड रिपन उदार विचारों का जरा समर्थन नहीं किया, क्योंकि उसका तर्क था कि भारतीय स्वशासन युग नहीं, 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक आपको समाजवाद का काल था। इस समय आपको प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता की भावना अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लॉर्ड कर्जन के आने से स्वशासन गति और मंद हो गई, क्योंकि उसने इन संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ा दिए। देखिए विकेंद्रीकरण पर राज्य के आयोग 1908 देखिए आप विकेंद्रीकरण पर राज्य के आयोग 1908 देखिए। स्थानीय स्वायत्त देखिए स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में धन के अभाव को सबसे प्रमुख बाधा के रूप में रेखांकित करते हुए इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की। इसने सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाए, जैसे छोटे मामलों न्यायिक अधिकार, ग्रामीण विकास के छोटे कार्यों में खर्च बढ़ाने का अधिकार, ग्राम विद्यालयों का निर्माण, प्रशासन द्वारा उसका भरण पोषण, छोटे छोटे ईंधन तथा चारे का संचय इत्यादि। दूसरा आयोग ने उप जिला बोर्डों के महत्व विशेष बल दिया और सिफारिश की कि प्रत्येक तालुक या तहसील में उप जिला बोर्ड का गठन किया जाए तथा इनको ग्रामीण बोर्डों के प्रशासन का मुख्य साधन बनाया जाए। उप जिला बोर्डों के अधीन नहीं होने चाहिए तथा जिला बोर्डों एवं उप जिला बोर्डों का पृथक अस्तित्व होना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि जिला बोर्ड तथा उप जिला बोर्डों के आय के पृथक सुनिश्चित किए जाना चाहिए। तीसरा नगर पालिकाओं के संबंध आयोग ने सिफारिश की कि उनकी कर लगाने की शक्ति पर किसी प्रकार नियंत्रण न लगाया जाए तथा उन्हें जल आपूर्ति तथा निकासी की योजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रांतीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए। तथा आपको नगर पालिकाओं के पास में नगर पालिकाओं को शिक्षा तथा यदि वे चाहे तो मिडिल वर्नाक्यूलर स्कूल की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। सरकार को माध्यमिक शिक्षा, अकाल सहायता, अस्पताल, पशु चिकित्सा के कार्य से पूर्ण रूप मुक्त कर दिया जाए। 1915 के भारत सरकार के प्रस्ताव में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिश पर सरकारी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। प्रस्ताव को नए करों का सुझाव अस्वीकार कर दिया गया और आयोग के सुझाव केवल कागज पर ही रह गए। मई 1918 का प्रस्ताव देखिए। 16 मई 1918 के भारत सरकार के इस प्रस्ताव में 20 अगस्त 1970 की घोषणा के संदर्भ में सभी प्रश्नों की समीक्षा की गई।
समीक्षा की गई और कहा गया कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर कम से कम नियंत्रण होता, उन्हें गलतियों से सबक लेने का अवसर प्रदान किया जाए। विकेंद्रीकरण आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को उन्होंने पृष्ठांकित किया था। कर लगाने के मामले में नगर पालिकाओं को अधिक अधिकार दे दिए गए। ग्राम पंचायतों के स्थानीय ग्राम पंचायतों के स्थानीय संस्थाओं का प्रतीक बनकर ही नहीं रहना चाहिए, अपितु इन्हें ग्रामीण जीवन के आधुनिक एवं सर्वांगीण विकास का प्रयास भी आपको करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या प्रस्ताव में कहा गया कि देखिए यहाँ पे क्या प्रस्ताव में कहा गया कि जहाँ तक हो सके स्थानीय संस्थाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं का स्वरूप दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में उनका अधिकार वास्तविक हो, नाम मात्र का नहीं। अब के दोहरे शासन अधिनियम देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन एक हस्तांतरित विषय बन गया, जिसका नियंत्रण आपको लोकप्रिय शक्ति का दिन हो गया। प्रांतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास की अनुमति प्रदान कर दी गई था। केंद्र सरकार ने इस विषय पर प्रांतीय सरकारों को आदेश देने बंद कर दिए। देने बंद कर दिया। अनुसूचित करो देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या अनुसूचित करों के नियमों के अनुसार अनुसूचित करों के नियमों के अनुसार देखिए आप अनुसूचित करों के नियमों के अनुसार प्रांतीय करों देखिए अनुसूचित करों के यहाँ पे क्या कि अनुसूचित करों के नियमों के अनुसार प्रांतीय करों तथा स्थानीय करों की सूची को पृथक कर दिया गया। किंतु अभी भी आरक्षित विषय था, अतः भारतीय मंत्री इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अब देखिए मई 1930 में सामन आयोग को सामन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को वित्तीय अधिकारों के संबंध उल्लेख किया, किंतु इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और ग्राम पंचायत में कोई विशेष प्रगति देखने को नहीं मिली है। आयोग ने यह सुझाव दिया कि इन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाए। आयोग ने अपने कथन की पुष्टि इंग्लैंड का उदाहरण दिया, जहाँ सरकारी नियंत्रण कारण यह संस्थाएं अधिक अच्छा कार्य करने लगी। आयोग के अनुसार 1919 के सुधारों के पश्चात इन स्थानीय संस्थाओं की स्थिति और बिगड़ गई तथा नए करों के आरोपण में इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य अधिक उत्साह नहीं दिखाते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। उसके बाद देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय स्वशासन के प्रचलन से स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन देखिए आप इस अधिनियम के अनुसार को प्रांतीय स्वशासन के प्रचलन से स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन और गति मिली। प्रांतीय स्थानीय करों के मध्य जो पृथकीकरण था वह समाप्त हो गया। लोकप्रिय सरकारों द्वारा वित्त का नियंत्रण किया जाता था, इसलिए इन संस्थाओं को अधिक वित्त उपलब्ध करा सकती थी। यद्यपि सभी प्रांतों स्थानीय संस्थाओं को अधिक कार्यभार दे दिया गया, लेकिन उनकी कर आरोपण की शक्ति न केवल वही अपितु कम कर दी गई। उनकी चुंगी बढ़ाने तथा संपत्ति व्यवसाय आदि इत्यादि प्रकारों के करों में वृद्धि करने की शक्तियाँ कम कर दी गई। विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। 1927 तक बिना प्रांतीय सरकारों की आज्ञा के बिना स्थानीय संस्थाएं नए कर नहीं लगा सकती थी। स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम पंचायतों का विकास प्रभावी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के रूप में करें। 1940 के अंतर्गत संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा प्रभावी बनाने का प्रयास किया। सरकार की योजना है कि इन संस्थाओं को अधिकाधिक अधिकार सौंप कर स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया जाए। इससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी तथा स्थानीय स्तर से विकास स्थानीय स्तर से ही विकास एवं समृद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। अब देखिए सारांश की बात है, देखिए क्या कि देखिए सारांश की बात है कि संवैधानिक प्रशासित एवं न्यायिक विकास देखिए आप संवैधानिक प्रशासित एवं न्यायिक विकास हम देखिए क्या संवैधानिक प्रशासित एवं न्यायिक विकास देखिए 1753
देखिए यहाँ पे क्या है, 1753 देखिए 1753 1858 के मध्य संवैधानिक विकास की बात करते हैं। यहाँ पे क्या 1777 रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे 1777 रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे देखिए क्या पिट्स इंडिया एक्ट 1786, 1786 एक्ट, यहाँ पे 1786, फिर चार्टर 1786 एक्ट होगा, फिर 17 चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1797 हो गया, चार्टर एक्ट 1813 हो गया, फिर चार्टर एक्ट 1833 हो गया और चार्टर एक्ट 1853 हो गया। भारत में बेहतर सरकार अधिनियम 1858 हो गया। भारत में लोक सेवा को उद्गम है। आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था है कि ब्रिटिश शासनाधीन से परिवर्तन आपको यहाँ पर है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि यूरोपियन शाखा की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। देखिए यूरोपियन शाखा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि सेना में भारतीयों को संतुलित करने के लिए संतुलन की नीति अपनाई गई। महत्वपूर्ण पदों एवं शाखाओं में भारतीयों को ना नियुक्त करने का निर्णय। सेना को उपयोग ब्रिटिश समाज की स्वच्छता उसके विस्तार के लिए किए जाने का निर्णय। देखिए ब्रिटेन के वाणिज्यिक हितों को पोषित करने के लिए भी सेना का उपयोग किया जाने का फैसला। फिर आधुनिक भारत की न्यायपालिका का विकास हम देखें क्या वारेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार, वारेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार 1772 1785 में हुआ। फिर कॉर्नवालिस के अधीन सुधार आपको कितना 1786 1793 में आपको हुआ, 1793 में आपको हुआ। अब फिर देखिए विलियम बेंटिंक का अधीन सुधार जो था 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक हुआ। फिर ब्रिटिश का अधीन न्यायपालिका के एकात्मक पहलू आपको देखिए। यहाँ पे 1857 के पश्चात प्रशासनिक संरचना में प्रमुख परिवर्तन देखिए यहाँ पर प्रशासनिक परिवर्तन उदय देखिए यहाँ पर क्या नई समाजवादी शक्तियों का उदय, विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश सर्वोच्चता को चुनौती, भारत में बड़ी मात्रा में ब्रिटिश पूंजी का निवेश। प्रशासन केंद्र पाले एवं स्थान देखिए यहाँ पर क्या प्रशासन भारत में शासन का अधिकार कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया। भारत इस कार्य का केंद्र बिंदु। वायसराय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय को नियुक्त करने से भारतीयों की व्यवस्थापिका जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन उनके अधिकार बहुत सीमित थे। 1870 में केंद्रीय प्रांत वित्त को विभाजित करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का शुभारंभ देखिए यहाँ पर। अधूरे मन एवं देखिए अधूरे मन हम जो कहा गया देखिए भारतीय व्यवस्थापिका से जुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन उनके अधिकार बहुत सीमित थे। 1870 में केंद्रीय प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का शुभारंभ अधूरे मन से अपर्याप्त प्रशासनिक कदम उठाए गए, किंतु जिनका मुख्य उद्देश्य सरकारी राजस्व में वृद्धि करना था। 1860 में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ। 1882 में कुरीपन का प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम, और आपको वास्तविक शक्तियों वित्तीय नियंत्रण का अधिकार नहीं। वास्तविक शक्तियों वित्तीय नियंत्रण का अधिकार नहीं। आपको यहाँ पर देखिए भारत में ब्रिटिश नीतियों के संरक्षण देखिए यहाँ पर ये तो उतना नहीं देखा जाएगा।